चलो फिर देखो चैप्टर 6 की शुरुआत। चैप्टर 6 त्रिभुज, और शुरुआत होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय थेल्स प्रमेय से। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि थेल्स प्रमेय क्या होती है और फिर इसका प्रूफ देखना है। इसका प्रूफ बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो थेल्स प्रमेय आपके सामने ये है, देखो। इसमें कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। नहीं समझे? चलो चित्र खींचकर समझाता हूँ। मान लो एक त्रिभुज है आपके पास, ये वो त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का एक नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज में यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ बीचों बीच, इस लाइन का नाम रख दूँ डी ई, और ये जो डी ई लाइन है ये इस वाली लाइन बी सी के समांतर है। तब ये लाइन क्या करती है, ये लाइन इस त्रिभुज की इस भुजा को ए बी को समान अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात का मतलब है कि अगर ए डी के अपोन में डी बी रखा जाए तो उतना ही मिलेगा जितना ए ई के अपोन में ई सी रखने पर मिलेगा। इसको ही कहते हैं हम थेल्स प्रमेय। अब आपको थेल्स प्रमेय क्वेश्चन के रूप में एग्ज़ाम में भी दी जाएगी, जो आपको प्रूव करनी होगी, और पिछले साल के एग्ज़ाम में भी आई है और 2023 वाले एग्ज़ाम में भी ये पूछी गई है। अब थेल्स थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं ये देखो। सबसे पहले यहाँ हमें कहना होगा कि एक त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ लिख दो माना एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें भुजा ए बी तथा ए सी को, यहाँ भुजाओं लिखो, भुजाओं ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा डी ई है तथा डी ई समांतर है बी सी के। ये जो चिन्ह मैंने बनाया इसको कहते हैं समांतर होना, डी ई समांतर बी सी, या इंग्लिश में कहें तो डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तब क्या होगा, तब हमें ये सिद्ध करना है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी जितना है उतना ही है ए ई अपॉन ई सी, यानी इसकी भुजाओं को ये समानुपात में विभाजित करता है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2। अब आपको ये प्रूव कैसे करना है ये देखो। इसके लिए आपको कुछ रचनाएं करनी पड़ेगी। रचना हमने ये की कि हमने B को E से मिला दिया और D को C से मिला दिया, और हमने D से इस भुजा AE पर एक लंब खींचा, इसका नाम हमने M रख दिया, और E से इस भुजा AD पर एक लंब खींचा और इसका नाम हमने
एन रख दिया, लंब मतलब 90 अंश का कोण। तो रचना में लिखेंगे BE तथा CD को मिलाया तथा D से भुजा AC व E से भुजा AB पर लंब क्रम से क्या क्या खींचे, DM और EN खींचे, DM व EN खींचे। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे इसका प्रूफ। लिखेंगे चित्र से, देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है वो ADE। तो इस त्रिभुज में, अच्छा हम ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ तो बहुत सारे त्रिभुज हैं वैसे तो यहाँ, लेकिन हमें कौन सा त्रिभुज लेकर आगे चलना है ये पता बताएगा जो प्रूव करना है वो। यहाँ हमें AD नज़र आ रहा है, AD ये वाली भुजा है, ये किस त्रिभुज में आई है, ये त्रिभुज में आई है ADE में। और फिर नीचे DB भुजा है, DB भुजा किस में आई है, ये त्रिभुज में आई है DBE में। तो हम इन दोनों त्रिभुजों के बारे में जिक्र करते हैं पहले। तो चित्र से त्रिभुज ADE में अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, अक्षेत्रफल त्रिभुज ADE का, तो उसके लिए हम यहाँ सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का यही सूत्र होता है। तो 1/2 आधार क्या है इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए आधार आप इन तो तीनों भुजाओं में से किसी को भी मान लो, लेकिन ऐसी भुजा लेनी है जिसके साथ हम ऊंचाई की कैलकुलेशन कर सकें। तो यहाँ अगर इस भुजा को आधार माना जाए तो ऊंचाई इसको माना जा सकता है, क्योंकि ऊंचाई हमेशा उस भुजा को लेनी है जो पहले वाली भुजा पर लंबवत हो, और लंबवत हमने यहाँ EN खींची है, तो हमें यहाँ AD ले लेना है। यहाँ हमने AD ले लिया, गुना EN हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप दूसरे त्रिभुज में आ जाओ, अक्षेत्रफल। ये देखो DB किस में है, DB है इस वाले त्रिभुज में, है ना, और इस त्रिभुज को हम कह सकते हैं DBE। तो क्षेत्रफल त्रिभुज DBE का ये होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार क्या है, इसका आधार तो हम DB मान सकते हैं, गुणा DB। इसकी ऊंचाई हमें क्या लेनी है, देखो ऊंचाई वही होगी इसकी भी जो यहाँ पर है EN। भले ही ये इस त्रिभुज में नहीं है, लेकिन ऊंचाई यही कहलाएगी। देखो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, एक कोई इस तरह की कोई पहाड़ी है, इस तरह की, जो जिसका बेस यहाँ पर है लेकिन वो यहाँ पर इस तरह से आगे को झुकी हुई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो आप ऊंचाई ये थोड़ी बताओगे कि ऊंचाई ये है, ऊंचाई तो इसे बताओगे कि ऊंचाई ये है। और अगर इसकी ऊंचाई मापने को कहा जाए धरती तल से, तो आप यहाँ जाकर यहाँ से नीचे फीता डालेंगे ऐसे, ठीक है, और ये दूरी मापेंगे कितनी है, इसको ही आप ऊंचाई कहेंगे। तो ये त्रिभुज भी ऐसा ही है, भले ये पीछे को झुक रहा है तो तब भी इसकी ऊंचाई ये नहीं मानी जाएगी, इसकी ऊंचाई ये मानी जाएगी, क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंबवत मापी जाती है। तो ऊंचाई इसकी भी हो गई EN। ठीक है, अब हम इन दोनों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम बटे में रख लेते हैं, यानी भाग दे देते हैं। अब समीकरण 1/2 से हमें ये कैसे पता लगा कि हमें इन दोनों को भाग देना था, क्योंकि यहाँ तो जोड़ना भी एक प्रक्रिया है, गुणा करना भी और घटाना भी, लेकिन उनमें से हमने भाग ही क्यों चुना, क्योंकि हमें दिख रहा था यहाँ पर कि ये भाग में रखे हुए हैं, इसलिए हमने इन दोनों समीकरणों को भाग दिया है। तो यहाँ पर हमें अक्षेत्रफल
ADE लिख लेना है बटे अक्षेत्रफल DBE लिख लेना है और बराबर 1/2 AD गुणा EN। LHS के बटे में LHS रखते हैं, RHS के बटे में RHS रखा जाता है। अब इसमें से जो जो कैंसिल होगा कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल हो गए और हमारे पास बचा AD/DB। इसको हम इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं, तीसरी समीकरण इसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम RHS को देखते हैं। इसमें कौन कौन आया है, AE और EC। अब चित्र में देखो AE कहाँ है, ये है किस त्रिभुज का एक आधार है, त्रिभुज ADE का आधार लिया जा सकता है और ऊंचाई किसको लेंगे, DM को। और यहाँ EC है, EC किसकी भुजा है, इस वाले त्रिभुज की भुजा है। इसका आधार किसको लेंगे, EC को लेंगे। और ऊंचाई किसको लेंगे, ऊंचाई ले सकते हैं इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई लेंगे हम DM को, यहाँ भी DM ही ऊंचाई होगी। तो देखो फिर अब चूँकि अगर मैं अक्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का, ADE का, इसके बटे में अक्षेत्रफल रखूं कौन से त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज ले लो। देखो अगर इसे लोगे ना तो समझने में कठिनाई हो सकती है। आप ये वाला त्रिभुज उठाओ क्योंकि EC तो इसमें भी आया है, EC इसमें भी आया है और EC इसमें भी आया है। तो हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इसका आधार EC मान लेंगे और इसकी ऊंचाई DM हो जाएगी। ठीक है, तो लेते हैं इसको CDE, इसका नाम रख लेते हैं। 1/2 इस त्रिभुज के लिए आधार क्या था, देखो आधार था AE, ऊंचाई थी DM, तो रखते हैं यहाँ AE इंटू DM अपॉन 1/2 गुणा, यहाँ आधार क्या है, इस वाले त्रिभुज के लिए आधार EC लेंगे और ऊंचाई लेंगे DM, तो यहाँ आ गया EC गुणा DM। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल, इक्वल्स टू AE/EC हो गया। ठीक है, अभी इसको समीकरण 4 नाम नहीं देंगे। अब फिर से चित्र में देखो, देखो ये दोनों समांतर रेखाएं कही गई हैं और ये दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज हैं कि किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज के अक्षेत्रफल समान होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, क्या बताया, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों के अक्षेत्रफल समान होते हैं। ये बात लिखेंगे भी हम यहाँ क्योंकि हमने पहले ये पढ़ी नहीं है। तो अब चूँकि ये DE रेखा समांतर है BC के तथा त्रिभुज DBDE, हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे जो हमने यहाँ कहा था, DBE कहा था हमने यहाँ पर, त्रिभुज DBE व त्रिभुज CDE समान आधार व समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए इनके अक्षेत्रफल DBE का बराबर होगा अक्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज CDE के। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम यहाँ जो हमने लिख रखा है ये समीकरण, इसमें CDE को हटाकर हम DBE रख सकते हैं। अक्षेत्रफल CDE के स्थान पर अक्षेत्रफल DBE रखा जा सकता है। तो तब अक्षेत्रफल ADE बटे अक्षेत्रफल DBE बराबर AE/EC। इसको अब हम समीकरण
4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखा जाए। देखो समीकरण 3 समीकरण 4, क्या दोनों के LHS इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। ये सेम है, ये भी सेम है। अगर दो समीकरणों के LHS इक्वल हो जाएं तो RHS भी इक्वल रखे जा सकते हैं। तो हम कहेंगे अब समीकरण 3 व 4 से यहाँ से उठाओ RHS इस समीकरण 3 का AD/DB इक्वल्स टू, और यहाँ से उठाओ समीकरण 4 का AE/EC, और यही हमें इसमें प्रूव करना था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यही इसमें हमें प्रूव करना था और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। अब इसका रेसिप्रोकल समझो। इसमें कहा जा रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वे तीसरी भुज, जैसा आपने अभी पढ़ा ना कि एक त्रिभुज था जिसका नाम ABC था, एक रेखा थी DE। वहाँ तो हम पहले ही कह रहे थे कि ये समांतर है इसके, यहाँ पहले ही नहीं कहा गया। यहाँ इसने ये कहा कि AD/DB इक्वल्स टू है AE/EC के, AE/EC के। तो अगर ऐसा पहले ही कह दिया जाएगा तब आप कहेंगे कि ये जो DE रेखा है ये अवश्य ही पैरेलल होगी BC के, यानी समांतर होगी BC के। तो अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ये जो थ्योरम है 6.2, ये थेल्स थ्योरम का रेसिप्रोकल कहा जाता है, प्रतिलोम कहा जाता है। अब चलें एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कहा गया है DE पैरेलल टू BC, ये रही DE लाइन यहाँ पर, ठीक है। ये किसके समांतर है? BC के समांतर है। तो यहाँ कहा गया है कि हमारी जो पहला पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, उसमें EC और दूसरे पार्ट में AD हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो समझो भाई, आपको यहाँ पहले ही दे दिया गया है कि इसमें जो DE लाइन है वो समांतर है BC लाइन के। अगर ऐसा है तो हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय हमें क्या बताती है कि AD के अपॉन में DB रखने से उतना ही मिलेगा जितना AE के अपॉन में EC रखने से मिलेगा। अर्थात ये जो रेखा DE है ये भुजा AB और AC को समानुपात में विभाजित करेगी। अब हमारे पास जो जो अवेलेबल हैं इनमें से उनकी वैल्यू रख देते हैं। AD है 1.5, DB है 3, AE है 1 और EC है नहीं, EC को EC लिखो। अब यहाँ 1.5 है, यहाँ 3 है। अगर मैं 1.5 से यानी 1.5 से 3 को काट दूँ तो दुगुना बार कटेगा, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ इनकी, यहाँ 1 रह गया ऊपर, EC की गुणा 1 के साथ कराऊँ तो EC ही मिलेगा, 2 की गुणा 1 के साथ कराऊँ तो 2 मिलेगा। तो EC जो हमें फाइंड करनी थी वो यहाँ आ गई है 2 सेंटीमीटर। इसी को हम अपना आंसर लिख सकते हैं। अब इस वाले फिगर में देखो, यहाँ भी हमें कहा गया है कि जो DE लाइन है वो समांतर है BC के, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। अब AD है कितना हमें तो पता नहीं, AD को तो हम ज्ञात करने वाले हैं, तो AD को AD रख दो। DB कितना है? 7.2 है, यहाँ 7.2 रख देंगे। AE कितना है? 1.8 और यहाँ
5.4। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं अब। ठीक है, अब 18 के पहाड़े में 54 आता है क्या? तीसरे स्थान पर आता है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं और 1/3 लिख सकते हैं। अब इस 7.2 की गुणा इधर कर देंगे 1 के साथ, तो AD बराबर आएगा 7.2/3। 3 से ही विभाजित हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो AD का मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो फिर, इसमें कहा गया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है, और 3 स्थितियां दी गई हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक त्रिभुज खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि एक त्रिभुज है PQR। लो जी, ये त्रिभुज है PQR। इस त्रिभुज में PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। PQ ये है, इस पर E स्थित है। PR ये है, इस पर F स्थित है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब कहा गया है कि क्या EF समांतर QR है। EF समांतर QR, इसका पता लगाना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इन्हें अपने फिगर में लिख लेते हैं। PE कहाँ है? PE ये रहा। PE कितना है? 3.9। या ऐसे ही रहने दे, ना लिखें। ठीक है, EQ कहाँ है? EQ ये रहा। PF कहाँ है? PF ये रहा। और FR कहाँ है? FR ये रहा। हम इनको समानुपात में रखेंगे। PQ भुजा को समानुपात में रखेंगे, PR भुजा को समानुपात में रखेंगे, और अगर हमें इनके वैल्यू, दोनों अनुपातों के वैल्यू बराबर मिले तो हम कह देंगे कि EF समांतर है QR के। समझे? तो देखो, अब आपको PE लेना है, इसके बटे में रखना है EQ। PE आपका 3.9 है और EQ 3 है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.3 आएगा। फिर आप PF यानी इस भुजा को बटे में रखोगे FR यानी इस भुजा के, तो FR बराबर 3.6 और 2.4। दशमलव हटा दो। इसको किससे काट सकते हो? 12 से। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, और 3 को 2 से काट दोगे तो 1.5 आएगा। अब आप बताओ, 1.3 और 1.5 बराबर होते हैं? नहीं होते। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ PE अपॉन EQ का मान बराबर नहीं आया PF अपॉन FR के, इसलिए हम कहेंगे कि EF QR के समांतर नहीं है। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसके लिए पता लगाएंगे कि उसमें क्या सिचुएशंस हैं। देखो, इसमें सिचुएशंस ऐसी हैं कि PE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, QE दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, PF दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और RF दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। देखो, इसे QE कहो या फिर EQ कहो, एक ही बात है। इसको RF कहो या FR कहो, तब भी एक ही बात है।
तो हम यहाँ पी ई के बटे में क्यू ई को रख लेंगे, 4 के बटे में 4.5 रख लेंगे, नीचे से पॉइंट हटाओ, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ा दो और इसको 4 से काट दो या 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45। अब आप पी एफ के बटे में आर एफ को रखो, पी एफ कितना 8, आर एफ कितना 9। हम देख सकते हैं कि दोनों अनुपात समान आए हैं, तो लिखेंगे चूँकि पी ई का मान पी ई अपॉन क्यू ई का मान वही है जो पी एफ अपॉन आर एफ का मान है, इम्प्लाइज दैट यहाँ जो ई एफ रेखा है वो समांतर हो जाएगी क्यू आर के। ठीक है। थर्ड, पी क्यू दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है अब की बार, जबकि होना क्या चाहिए था, क्यू आर होना चाहिए था, लेकिन क्यू आर नहीं दिया, पी आर दिया है। कोई बात नहीं, निपटेंगे इससे भी। 0.18 सेंटीमीटर दे दिया है पी ई, और ई एफ देना चाहिए था, पी ई दे दिया है, उसके बाद पी ई दे दिया है। अच्छा, पहले तो मैं ये ट्रायंगल बनाऊं। देखो ये त्रिभुज है वो जिसका जिक्र हो रहा है, पी क्यू आर, और ये थी वो साइड ई एफ। तो इसने हमें ये पी क्यू दिया, सीधा ही डायरेक्ट पी क्यू, और फिर दिया है पी आर, और दिया है पी ई, और दिया है क्या क्या, और दिया है पी एफ दिया हुआ है, पी एफ दिया है 0.36। हमें ज़रूरत किस किस की थी भाई, पी ई के साथ हमें ई क्यू की ज़रूरत थी जो कि नहीं दिया, पी एफ के साथ हमें एफ आर की ज़रूरत थी जो कि नहीं दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, देखो ये जो पी क्यू है, पी क्यू के बटे में हम इस पी ई क्यू को रख लेंगे या पी ई को रख लेंगे, दोनों में से जो भी हमें दिया है, हमें दिया हुआ है पी ई, तो पी ई को हम इसके बटे में रख लेते हैं। इसका वैल्यू रखो 1.28 और इसका वैल्यू रखो 0.18। ठीक है, दशमलव से दशमलव हटा देते हैं और इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 नम 18। ठीक है, 64/9 आ जाएगा। अब हम दोनों ओर से 1 माइनस कर देते हैं, दोनों ओर से 1 घटाने पर घटाओ, पी क्यू अपॉन पी ई में से घटा दो 1 और 64/9 में से भी घटा दो 1। एलसीएम लो इसका, पी ई होगा एलसीएम, पी क्यू में से पी ई माइनस होगा और 64 में से 9 माइनस होगा, बटे में 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये साइड है पी क्यू, इसमें से अगर मैं इतनी निकाल देता हूँ तो शेष कितनी रहेगी, ई क्यू रहेगी। तो यहाँ पी क्यू माइनस पी ई के स्थान पर ई क्यू आ जाएगा और बटे में पी ई आ जाएगा, और 64 में से 9 घटा दूँ तो कितने रहेंगे, 55/9। ठीक है, या फिर मैं इनका उल्टा कर दूँ, इसको ऊपर इसको नीचे रख दूँ, पी ई अपॉन ई क्यू, तब 9 को ऊपर 55 को नीचे रख देंगे, ये बन जाएगी हमारी समीकरण 1। फिर हम पी आर जो दिया हुआ है, अब पी आर इसके बटे में हम इन दोनों में से जो भी दिया हुआ है उसको रख देते हैं। हमें दिया हुआ है पी एफ रख दिया हमने इसके बटे में। ठीक है, अब ये रखते हैं पी आर का वैल्यू 2.56 है और पी एफ का वैल्यू 0.36 है। पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, 2 से डिवाइड करो इसे,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और इसको 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 64/9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोनों ओर से 1 माइनस कर दो तो PR/PF इक्वल्स टू नहीं -1 इक्वल्स टू 64/9 -1। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। PR माइनस PF 64 - 9/9। अब देखो यहाँ ये साइड है PR, इसमें से अगर मैं इतनी साइड PF निकाल देता हूँ तो बचेगी कितनी? FR बचेगी। तो इसके स्थान पर FR रखा जा सकता है। और 64 में से 9 घटाकर 55 आ जाएगा। या मैं इनको उल्टा कर दूँ, PF को ऊपर FR को नीचे लिख दूँ तो राइट हैंड साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा, 9/55 लिखना पड़ेगा। इसको समीकरण 2 लिख देंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखें अगर, तो RHS इक्वल हैं दोनों के, LHS इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से ये लिखो PE/EQ इक्वल्स टू PF/FR। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन EF है इसने इन भुजाओं PQ और PR को समानुपात में विभाजित कर दिया है। और अगर समानुपात में विभाजित कर दिया तो हम थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं कि EF समांतर हो जाएगी QR के। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिलोम थेल्स प्रमेय से EF समांतर QR। यह है हमारा आंसर इस पार्ट के लिए। ठीक है, समझ आया? चलो अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले अगर आपने पहचान कर ली हो दिया है कि, सबसे पहले उसको लिखना होता है। गणित के हर क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसा ही किया जाता है, जो कुछ दिया गया होता है उसको लिख दिया जाता है। तो आपको दिया गया है LM समांतर CB तथा LN समांतर CD। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखना होता है, सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है AM के अपॉन में AB को रखने से वही मिलेगा जो AN के अपॉन में AD को रखने से मिल रहा है। अब चित्र खींच दिया हमने। यहाँ चित्र में देखो AM ये रहा और AB ये रहा, AN ये रहा और AD ये रहा। इसको हम थेल्स प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। देखो कैसे, प्रूफ देखो इसका। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ जो LM समांतर CB दिया गया है, ये LM रेखा किस त्रिभुज में आई है? LM रेखा इस त्रिभुज ABC में आई है और ABC की भुजाओं को बांट रही है समानुपात में। ठीक है, क्योंकि समांतर है इसलिए अंडरस्टूड है कि समानुपात में बांटेगी ही बांटेगी। तो लिखेंगे चूँकि LM समांतर CB इसलिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से और थेल्स प्रमेय हमें बताती है AM/MB, AM/MB बराबर AL/LC, AL/LC। ये समीकरण 1 बन गई। CB, हाँ ठीक है। तथा हम लिख सकते हैं LN समांतर
सी डी, इसलिए त्रिभुज। अब ये एल एन किस त्रिभुज में आई, इस त्रिभुज में आई, ये ए डी सी नाम के त्रिभुज में, इसलिए त्रिभुज ए डी सी में। फिर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। अब क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे ए एन अपॉन एन डी, या डी एन लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर हमने क्या लिखा है, एल सी लिखा है, एम बी लिखा है, तो ए एन एन डी ही लिख लेते हैं। ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो देखने से पता लगता है इनके RHS इक्वल हो गए। अगर 2 समीकरणों के RHS इक्वल हो जाए तो LHS इक्वल रख दिए जाते हैं। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं ए एम अपॉन एम डी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। लेकिन हमें जो सिद्ध करना था वो कुछ और है। हमें सिद्ध करना था ए एम अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी है या ए बी है, ए बी, और ए एन अपॉन ए सी, यहाँ ए डी है। ये हमें सिद्ध करना था। अब ये कैसे सिद्ध होगा, देखो पहले चित्र देखना पड़ेगा। इस चित्र को देखो, यहाँ ए एम अपॉन ए बी आया हुआ है। ए बी कब आएगा, जब ए एम में ये बी एम जोड़ दिया जाएगा या एम बी जोड़ दिया जाएगा। जब ए एम और एम बी जुड़ जाएंगे तब ए बी बनेगा। जब ए एन और एन डी जुड़ जाएंगे तब जाकर हमें ए डी मिलेगा। अब उसके लिए हमें करना क्या है, इस समीकरण में दोनों ओर 1 जोड़ देंगे, दोनों ओर। अच्छा, उससे पहले इनको रेसिप्रोकल कर लो, इनका उल्टा कर दो इनका, अथवा हम इनको उल्टा करके लिख सकते हैं एम डी अपॉन ए एम बराबर एन डी अपॉन ए एन। अब दोनों ओर 1 जोड़ दो, दोनों ओर 1 जोड़ने पर LHS है एम डी अपॉन ए एम, इसमें जोड़ दो 1। RHS है एन डी अपॉन ए एन, इसमें भी जोड़ दो 1। अब LCM ले अगर इसका, दोनों का LCM ले अगर, तो इसका LCM क्या आएगा, ए एम आएगा, और ए एम की गुणा 1 के साथ होगी, एम डी अपॉन ए एम, और इसका LCM ए एन आएगा और ए एन की गुणा 1 के साथ होगी। अब अगर मैं एम डी और ए एम को जोड़ूँ तो पूरी साइड बनकर आएगी ए बी, यहाँ आ गया ए बी अपॉन ए एम, और इन दोनों को जोड़ूँ तो पूरी साइड बनकर आएगी ए डी अपॉन ए एन। अब फिर रेसिप्रोकल कर दो इनका, अथवा उल्टे करके लिख दो इन्हें, ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। बताओ समझ आ गया या कोई डाउट है? कोई नहीं, यहाँ चेंज करो इसे, ये एम बी था, यहाँ हर जगह जहाँ पर भी हमें एम डी दिख रहा है वहाँ पर एम बी रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे तो ठीक है, ओके, कोई और डाउट तो नहीं? तो सबसे पहले हमारा काम है दिया है लिखना। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है अब की बार, एक तो हमें दिया है डी ई समांतर ए सी व डी एफ समांतर ए ई, और जो हमें सिद्ध करना है
जो सिद्ध करना है वो दिया हुआ है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हमारा मतलब है इनसे, इसको लिखते हैं, चूँकि डी ई समांतर ए सी के। अब ये ढूंढो कि ये जो डी ई लाइन है ये कौन से त्रिभुज में आई है, डी ई ये लाइन आई है इस त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर। तो हम जो त्रिभुज लेकर यहाँ चलने वाले हैं उसका नाम लिखेंगे ए बी सी। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या प्रयोग करने वाले हैं हम, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय हमें बताती है कि अगर ये रेखा डी ई इस ए सी के समांतर है तो ये जो डी ई लाइन है इसकी भुजाओं को समानुपात में विभाजित करेगी। अर्थात हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। ये समीकरण 1 बन गई। फिर हमें जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। चूँकि हमें दिया हुआ है डी एफ समांतर ए ई है, इसलिए अब चलते हैं चित्र में और डी एफ को ढूंढ कर आते हैं। डी एफ ये रहा यहाँ। अब ये किस त्रिभुज की भुजा के समांतर दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज की। और कौन सी भुजा के, ए ई के समांतर। तो हम यहाँ जिस त्रिभुज का जिक्र करने वाले हैं उसका नाम रखेंगे ए ई बी या बी ए ई। तो बी ए ई बढ़िया सा नज़र आ रहा है, तो त्रिभुज बी ए ई में यूज कर देंगे थेल्स प्रमेय का और लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ये समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, LHS बराबर है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। तो जब ऐसा होता है तो RHS को बराबर रख दिया जाता है। समीकरण 1 व 2 से हम रख देंगे बी ई, पहले प्रूफ में देख लो, पहले कौन दिया हुआ है, बी एफ अपॉन ई एफ दिया हुआ है, एफ ई दिया हुआ है, पहले इसी को लिख दो। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन एफ सी या ई सी, ई सी। ये हमें इसमें प्रूव करना था। बताओ कोई प्रॉब्लम समझने में, समझ आ गया?